Hi and welcome to lesson number 4 of section number 11. हम जनरली अभी तक जो है इस सेक्शन में बात करते रहे हैं कि हम किस तरह से एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, किस तरह से उन रिसोर्स के एस्टिमेशन को ह्यूमन रिसोर्स प्लान में यूज़ करेंगे. देन वी टॉक्ड अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ ड्यूरेशन. नाउ अब हम आ चुके हैं इस सेक्शन के आखिरी और चौथे लेसन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन को कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे. जो पीएमआई ने हमें प्रोसेस दिया हुआ है एस्टिमेट कॉस्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया. और इसका जो ये 7.2 है बेसिकली ये हमारे प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा है, जो कि हम ऑलरेडी इस वक्त प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में देख भी रहे हैं. और जैसे कि मैंने आपको वो एक्टिविटीज़ बताई और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा तो आपको जो है वो याद भी रहेंगी. तो हम ये कहते हैं कि जी सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइप को देखते हुए हम प्रोजेक्ट में कितनी प्लानिंग करनी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी लाइफ साइकिल को फाइनलाइज करेंगे. प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, गाइडलाइंस क्या हैं, उसके हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को देखेंगे, जैसे कि स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस है या कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है या स्केड्यूल मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं. फिर हम बताते हैं कि जी हम अपने रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करेंगे, फिर उन कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को स्कोप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस कन्वर्टेड स्कोप को हम जो है वो WBS में ट्रांसपोज करेंगे और फिर उस ट्रांसपोज WBS के टुकड़े टुकड़े करके हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे. और हम ये देखेंगे कि जी हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटी लिस्ट क्या है और माइलस्टोन लिस्ट क्या है. और फिर हम उन एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेंगे इन सीक्वेंस एक्टिविटीज़, जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम. और फिर उस नेटवर्क डायग्राम पर हमने जो है वो इस लेसन में रिसोर्सेज को एस्टिमेट किया कि भाई कितनी टाइप की रिसोर्सेज और किस जो है वो किस क्वांटिटी में हमें रिसोर्सेज चाहिए. और फिर हमने जो है उसके ऊपर ड्यूरेशन एस्टिमेशन की और अब हम उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो करने जा रहे हैं. जनरली जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास 4 तरह की इसकी डेफिनेशन आती है कि जी कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है और वो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है. इसी तरह हमारे पास कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली भी निकल सकती है और वो इनडायरेक्टली भी जो है वो निकल सकती है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, आप उसको जो है वो अपने एंड पे देख सकते हैं और आप उस पर बात कर सकते हैं. लेकिन जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो जो हमारा मकसद है इस प्रोसेस का वो ये है कि हम इस प्रोसेस में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को डेवलप कर लें कि हमारी कितनी जो है वो मॉनेटरी वैल्यू इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज होगी टू कंप्लीट द ओवरऑल प्रोजेक्ट. तो जो पीएमआई की डेफिनेशन है वो भी यही है कि जी हम डेवलपिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. फिर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बड़े ही आप कहने स्टीरियोटाइप किस्म के इनपुट्स हैं जो कि बड़े ही प्रिडिक्टेड भी हैं कि हम इसको बेसलाइन को रिव्यू करेंगे, विच मीन्स स्कोप स्टेटमेंट, WBS एंड WBS डिक्शनरी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो अभी तक सारे काम करते हुए आए हैं कि एक्टिविटीज़ बनाई हमने, एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस किया, एक्टिविटीज़ पे जो है वो हमने रिसोर्सेज लगाई और ड्यूरेशन की, तो वो जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है हमारे पास वो हमारा एक बड़ा ही मेजर इनपुट है. और फिर हम जाहिर सी बात है चाहे हम ड्यूरेशन का एस्टिमेट करने जाएँ या फाइनलाइज करने जाएँ या कॉस्ट को एस्टिमेट करने जाएँ या फाइनलाइज करने जाएँ तो हमें रिस्क का बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखना होता है. तो ऑल्दो यही इनपुट्स नहीं है हमारे पास, जैसे कि एक ट्रेडिशनल एंटरप्राइज मॉडल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस प्रोसेस एसेट्स होते हैं वो तो है ही हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की तो हम भी कहते हैं हमारे पास जो जो ज़रा डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास स्कोप बेसलाइन है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल है और रिस्क रजिस्टर है. टूल्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली वही टूल्स हैं जो हमने अभी लेसन नंबर 3 में डिस्कस किए थे, वो यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं. अगेन वही एक्सपर्ट जजमेंट कि हम बताना चाह रहे हैं कि जी एज एन एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ कि जी इस टास्क में एक्स अमाउंट या एक्स जो है वो कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी. दूसरा जो यहाँ पर टूल है इंपॉर्टेंट वो है एनालॉगस एस्टिमेशन, जिसको हमने ड्यूरेशन में भी यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं कि जी टॉप डाउन एस्टिमेशन. अगर मैंने ये काम, ये एक्टिविटी या ये फेस पहले किया हुआ है तो मुझे पता है कि जी मेरे पास पहले क्या टाइम, क्या कॉस्ट या क्या बजट जो है मैंने इनकर किया था, वही टाइम, कॉस्ट और बजट को जो है मैं वो यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ. दूसरा जो टूल हमने यहाँ पर डिस्कस करना है इसी कंट्रास्ट में वो है हमारे पास पैरामीट्रिक एस्टिमेशन. पैरामीट्रिक एस्टिमेशन का मतलब ये है कि हम प्रीवियस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड करंट क्वांटिटी को जो है वो देखते हुए हम सेट कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ये मैं जो है हम यहाँ पे पर डे के हिसाब से मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी हमने पहले ये जो रिकॉर्डिंग की थी, ऑल्दो हमने पहली दफ़ा कर रहे हैं लेकिन पहले रिकॉर्डिंग अगर की थी तो हमने कहा जी 10 सेशंस में की थी, अब हम 20 सेशंस करेंगे. लेट्स से हमने लास्ट टाइम जो है वो रिकॉर्डिंग के जो है सिर्फ रिकॉर्डिंग के हमने 15,000 रुपये पर डे दिए थे, तो नाउ वी आर पेइंग लेट्स सपोज सेम 15,000 के हिसाब से हम पे कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट पैरामीट्रिक एस्टिमेशन कि हम प्रीवियस हिस्ट्री की बेसिस पर करंट जो हमारी क्वांटिटी है
उसकी बेसिस पर जो हम आपके एस्टिमेशन को निकाल रहे हैं वो हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकें। तो एक्सपर्ट जजमेंट एक है हमने बात की, फिर हमने एनालोगस एस्टिमेशन यानी कि टर्म प्लान एस्टिमेशन की बात की, फिर हमने जो है वो पैरामीट्रिक एस्टिमेशन की बात की, और मैंने कहा कि ये तीनों जो है बेसिकली हमने पहले ही बात की थी ड्यूरेशन एस्टिमेशन के लिए। जो चौथा हमारे पास अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने नया ऐड किया, वो है बॉटम अप एस्टिमेशन, जिसको हमने रिसोर्स एस्टिमेशन में यूज़ किया था कि जी हम इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय एक्टिविटी जो कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं उससे हम कहते हैं बॉटम एस्टिमेशन, या इसको ABC कॉस्टिंग भी कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेशन। तो हमने कहा कि जी हमने हर इंडिविजुअल एक्टिविटी भी निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो बड़ा एक्यूरेट आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि जनाब इस काम को करने की अपनी एक कॉस्ट है और इट्स अ लेंदी एक्सरसाइज, तो वो जाहिर सी बात है उसको हम उसको देख रहे होंगे। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है वो है 3-पॉइंट एस्टिमेट। अगर हम डायरेक्टली 1 पॉइंट से एस्टिमेट नहीं कर सकते और अनसर्टेनिटी है तो हम ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक प्लस मोस्ट लाइकली को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जनरली मजाक में कहते हैं कि पहली शादी करने के लिए तो आपको एज निकालनी है और दूसरी शादी करने के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो 3 पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो ये बताएगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी यूज़ हो सकती है इस एक्टिविटी में या इस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने यहाँ पे देखा वो ये है कि हम रिजर्व्स एनालिसिस को यूज़ करेंगे जी हमारी इस एक्टिविटी की एस्टिमेशन करने के लिए हमारे कितने रिजर्व्स चाहिए। और ये रिजर्व में कोई जनरली लोगों से बात करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जी हमारी कंपनी की पॉलिसी 10% रिजर्व है या हमारी कंपनी की पॉलिसी है 15% रिजर्व है। हालांकि ऐसा है नहीं। इनफैक्ट मैंने जब ऑक्सफोर्ड में कोर्स के लिए भी गया तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि प्रोजेक्ट्स का मेजर डिले होने का रीज़न ये है कि हम उसको बेंचमार्क नहीं करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, और हम जनरली कहते हैं जी चूँकि मैंने पहले किया था या हमारे जनरल जो है वो एक्सपीरियंस 10% या 15% है तो वही लगाते हैं, और जब प्रोजेक्ट ओवरऑल में जाता है तो हम कहते हैं यार हमने क्या गलती की थी, हम कहाँ पे जो है वो उसको सही से मैनेज नहीं कर सके। एक्चुअली मैनेज क्या नहीं कर सके, आप प्लान ही नहीं कर सके उसको सही से। तो ये रिस्क रिजर्व की ऑल्डो मैंने कहा कि हम बेसिकली सेक्शन नंबर जो हमारा 12 है उसमें मैं डिटेल में जो है इसके बाद ही इनफैक्ट मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ रिस्क रजिस्टर के हवाले से या रिस्क के हवाले से। तो यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन में जाहिर सी बात है उसका एक बड़ा ही वैल्यूएबल इनपुट होगा इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दी कंटीजेंसी रिजर्व, और जिसको हम मैनेजमेंट रिजर्व भी कह सकते हैं। नहीं, आई वुड नॉट सेइंग कि कंटीजेंसी रिजर्व को ही मैनेजमेंट कहते हैं, आई एम सेइंग कंटीजेंसी रिजर्व एंड मैनेजमेंट रिजर्व विच आर टू सेपरेट टाइप्स ऑफ रिजर्व जिसको हम बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट एस्टिमेशन में जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है वो आपके पास टूल है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑल्दो हम उसको बेसिकली सेक्शन नंबर 14 और स्पेसिफिकली लेसन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं कोई ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आप मुझसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने कहा जी असल में आपसे फेस टू फेस ट्रेनिंग मैंने ले ली है एंड आई हैव पेड द एक्स अमाउंट, लेकिन मैं आपकी वीडियो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ताकि जो है मैं मेक श्योर कर लूँ कि मैं आपके कोर्स के बाद भी जो है वो आपकी बात को या आपके कॉन्सेप्ट को या आपकी जो लेक्चर्स हैं उसको मैं रिव्यू कर सकूँ। तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं टू बाय दीज वीडियोस इट्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कि आप चाहते हैं कि आप पेपर को सक्सेसफुली जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, कि भाई काम को होने से पहले यानी कि प्रिवेंशन की कॉस्ट है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है, जो कि हम कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट में अगर कोई फेलियर आ गया, कोई इंटरनल फेलियर हो गया, कोई एक्सटर्नल फेलियर हो गया, कोई क्लाइंट की कंप्लेंट्स आ गई, कोई रिटर्न आ गई, जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी नहीं, जिसको हम पुअर क्वालिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो जनरली जब हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट या अप्रेजल कॉस्ट, उसको जो है हम वो यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर हमने कहा कि जी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को जो है वो अलाइन करेंगे और हम कहेंगे जी हमारा ये कॉस्ट जो है वो डिफाइन हो रही है। फिर एक और बड़ा ही मज़ेदार टूल जो कि हमें PMI ने डिफ़ाइन किया और हमारे सारे जो कहते हैं ना कि क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, वो वेंडर बिड एनालिसिस। अक्सर क्या होता है कि कंपनियां बुलाती हैं, मुझे याद है एक दफ़ा मैं जब एक कंपनी के लिए काम कर रहा था तो वहाँ पे अक्सर बैंकों की रिक्वायरमेंट आती है, सर फला बताइए ये प्रोजेक्ट कितने में होगा। अच्छा हम कहते थे यार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या, कहते हैं आप बताएं। अच्छा हम करते क्या थे बेचारे शुरू में बेवकूफ़ गए, उनकी रिक्वायरमेंट समझी, उनके लोगों से इंटरव्यू किया, एक 25-30 को बड़ा सारा डॉक्यूमेंट बना के दिया कि सर दिस इज़ वी शुड डू फॉर यू। उन्होंने क्या किया, उस पर नाम चेंज किया, हटाया, प्रपोजल को उठा के RFP लगाया और उन्होंने कहा जी अब हमने 10-12 और लोगों को भेज दिया, आप बताएंगे होगा। हमने कहा सर अगर आपने यही काम फ्री में कराना था तो बता देते, कम से कम हमें पता तो होता कि आपने किसी और वेंडर को सेलेक्ट करना है या किसी और से। तो कहता नहीं यार वो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि मिनिमम 3 तो मिलेगा आपको। अब वो पता नहीं मिलता था या नहीं मिलता था, इट्स सेपरेट स्टोरी। लेकिन कम से कम क्या होता था कि वो हमारे ही जो है ना वो फ्री में एफर्ट्स लेके हमारे ही रिसोर्सेज यूटिलाइज करके अपना RFP बना लेते थे। तो यहाँ पर बेसिकली मकसद ये है कि वेंडर से एक बिड लेने के भाई एक्चुअली आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट या आप अगर हम आपसे
आपसे कराएंगे, तो ये आप कितने टाइम पीरियड में या कितनी कॉस्ट में जो है, स्पेशली जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट में आप इसको परफॉर्म कर देंगे, तो हम उससे जो है वो एक उसकी वैल्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जनाब ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक के, मल्टीपल टीम्स के साथ बैठ के हम इसकी कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। तो जो टूल्स जनरली हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास एक्सपर्ट जजमेंट है, एनालॉगस एस्टिमेशन है, फिर हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक एस्टिमेशन है, 3 पॉइंट एस्टिमेशन है, बॉटम अप एस्टिमेशन है, रिजर्व एनालिसिस है, फिर हमारे पास जो है आपका अलग अलग है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हम एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने कहा वेंडर बिड एनालिसिस जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक से, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। फिर हम बात करते हैं कि जनाब जो फाइनली हमारे पास इसका आउटपुट आता है वो आता है कॉस्ट एस्टिमेट्स के। हमारा जो ओवरऑल हमने प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की कॉस्ट आइडेंटिफाई की है, तो उससे हमारे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट आई वुड से बिफोर अदर देन हैविंग द कॉस्ट एस्टिमेट वो है बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, कि आप ये जो कह रहे हैं कि इसमें इतनी कॉस्ट लगेगी, उसकी बेसिस क्या है, उसकी अजम्पशन आपने किन अजम्पशंस की बेसिस पे कहा है कि ये कॉस्ट होगी, आपने क्या रेंज सेट किया। जैसे कि पीएमआई ने आपको पेज नंबर 201 पे अपने जो है बाकायदा कॉस्ट की टाइप्स बताई हैं कि जी 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। वो क्या है आपके पास, रफ, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड। आप जो कॉस्ट बता रहे हैं या मैं आपको जो एस्टिमेट दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्लास लोग मुझसे कहते हैं साहब मैं कोर्स करने के कितने अर्से के बाद पीएमबी पास कर लूँगा, तो मैं कहता हूँ यार आपको तकरीबन 10 दिन लगेंगे। अब मैं कहता हूँ यार 10 दिन नहीं लगेंगे, वो 10 दिन से लेकर जो है वो 30 दिन लगेंगे, और ये 30 और 10 वर्किंग डेज नहीं है, ये वो डेज हैं जिन पर आप लगा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने जो है वो 10 डेज़ की हम ये रिकॉर्डिंग करें, तो ये 10 डेज़ की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये 10 जो है वो डेज हैं जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब महीने तो हमने 1 महीना लगा दिया है इसकी रिकॉर्डिंग में, तो इसी तरह हम कहते हैं जी 10 वो जो आपके रीडिंग डेज हैं या 10 वो जो डेज हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो इसी तरह कॉस्ट में हम कहते हैं जी रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड में जो भी आपको मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ उसकी रेंज आपके पास जो है वो -25 से 75। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 75 लाख में भी हो सकता है। दूसरी जो कि पीएमबॉक में डिफाइन नहीं है उसे हम कहते हैं बजटरी, जिसका मतलब है -10 से +25। और तीसरी जो पीएमबॉक्स दोबारा डिफाइन की डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट जिसे हम कहते हैं -5 से लेकर +10 तक। तो अगर आप कोई कॉस्ट एस्टिमेट्स कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमारी बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या हमने अपने एंड यूज़र के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ ये शेयर किया है कि जो हमने कॉस्ट दी है ये रॉम है या ये बजटरी है या ये डेफिनेटिव है, और ताकि हम उसको एक ओवरऑल जो है वो मीनिंगफुल वे में आप उससे कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट एस्टिमेशन का मेजरली आउटपुट आता है वो आता है एस्टिमेट एक्टिविटी, जो हमारे पास ओवरऑल है उसकी कॉस्ट जो है वो आ जाती है। ये हम कहते हैं एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स जो हमारे पास आ गई हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डिफाइन इट। अब इस बेसिकली हम एक्टिविटी कॉस्ट को यूटिलाइज़ करेंगे डिटरमाइन बजट के लिए, और ओवरऑल हमारा जो है वो प्रोजेक्ट की बजट या प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन जो है वो हम निकाल लेंगे।